वीडियो। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यानी कि इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे मनुष्य जो है वो आखेट यानी शिकार से और खाद्य संग्रह यानी कि भोजन का संग्रह करने से भोजन के उत्पादन तक कैसे पहुंचा, है ना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनुष्य जो है वो शिकार करके जो भोजन संग्रह करता था उससे वो भोजन उत्पादन करने की प्रक्रिया तक कैसे पहुंचा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उपमहाद्वीप में इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया कि उपमहाद्वीप किसको कहते हैं, है ना, उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं इस क्षेत्र को, इसका रीजन भी मैंने बताया। उसमें 6 देश जो है वो आते हैं और चूंकि ये जो हमारा 6 देश जो भारत है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि जो देश हैं इनके एक साथ मिलने से उपमहाद्वीप बनता है ना। क्षेत्रफल में ये काफ़ी बड़ा है और जनसंख्या में भी काफ़ी बड़ा है, यानी एक देश से बड़ा लेकिन एक महादेश से थोड़ा सा छोटा है, इसलिए इसको हम उपमहाद्वीप कहते हैं। तो उपमहाद्वीप में सबसे पहले 20 लाख साल पहले, है ना, कितनी साल पहले, 20 लाख साल पहले आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय रहते थे। यानी कि उपमहाद्वीप के अंदर 20 लाख साल पहले आखेट करने वाले, है ना, और खाद्य संग्रह करने वाले जो समुदाय है वो रहते थे। दूसरा है आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे, है ना, घूमते ही रहते थे। कारण क्या था? पहला कि अगर वो एक जगह पर काफ़ी दिन तक रहते थे तो भोजन या शिकार जो है वो उस जगह पे ख़त्म हो जाती थी। तो वैसे केस में भोजन के प्राप्ति के लिए, भोजन को प्राप्त करने के लिए या भोजन की तलाश में या फिर शिकार की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दूसरा है कि शिकार ढूंढने वाले जानवर के एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण कुछ शिकारी जानवर ऐसे होते थे जैसे शेर, चीता, बाघ, ये सब क्या करते थे, दूसरे जीवों को मारकर खाते थे। तो कई बार मनुष्य जो है उस वक्त इनका भी शिकार करता था। तो ये जानवर जब दूसरे जानवरों के पीछे शिकार के पर्पज से जाते थे तो इन जानवरों के पीछे पीछे मनुष्य भी उसे मारने के लिए या उनका शिकार करने के लिए दूसरे जगहों पे चले जाते थे। तीसरा कारण है कि जो शाकाहारी जीव थे, है ना, शाकाहारी जो जीव थे वो चारा ढूंढते हुए जब एक जगह से अपने चारा को खत्म करके दूसरी जगह जाते थे तो ऐसे जानवरों के पीछे पीछे इंसान भी जाते थे, है ना, उनका शिकार करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमने के कारण। कई बार मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाते थे क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि किसी क्षेत्र में गर्मी बढ़ जाती थी, है ना, तो वे वैसे जगह पे चले जाते थे जहाँ पर उनको ठंडा लगता हो, है ना, या फिर ठंडा जहाँ ज़्यादा बढ़ जाती है तो वैसे जगह पे चले जाते थे जहाँ पे उनको गर्मी मिलती। ठीक है। और क्यों जाते थे? मान लीजिए एक जगह रहते रहते काफ़ी दिन हो जाता है तो पानी की तलाश में भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, है ना, क्योंकि पानी के स्रोत के आसपास ही वो ज़्यादातर रहते थे। ठीक है। नेक्स्ट है पत्थर के औजारों के क्या क्या प्रयोग थे, है ना, पत्थर के औजार के क्या प्रयोग होते थे उस वक्त। सबसे पहले तो मनुष्य क्या करता था, पत्थर के औजार से अपनी सुरक्षा करता था, है ना, दूसरे जानवरों को मारने का काम करता था, शिकार करने का काम करता था, पेड़ों को काटने का काम करता था, है ना, या फिर दूसरे चीज़ों को, जानवरों के खाल उधेड़ने का काम भी करता था। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें की जाती थी। तो सबसे पहले जो खाने योग्य जड़ें जो हैं, है ना, जैसे मूली, गाजर, ये सब भी जड़ों में आ जाते हैं। तो पेड़ पौधों की जड़ों को जिनको वो खाते थे, है ना, उनको वो पत्थरों से खोदते थे, है ना, खोदकर निकालते थे। दूसरा जो जानवर की खाल से बने हुए जो भी वस्त्र हैं उनको सीलने के लिए भी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, वेस्टर्न लिखा हुआ है, बट वेस्टर्न नहीं होगा, ये वाला टॉप जो हमारा है वस्त्र होगा, है ना, वस्त्र। तो जानवरों के खाल से जो वस्त्र बने होते थे उनको सीलने के लिए भी किया जाता था। तीसरा है कि अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों के रूप में इस्तेमाल करते थे, है ना, पत्थरों को हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, उनसे हथियार बनाए जाते थे जिनसे वो अपनी सुरक्षा कर सकते थे। अच्छा, इसमें से कुछ है। अब नेक्स्ट है पूरा पाषाणिक पुरास्थल, है ना, हम लोग ये भी देखेंगे, ये भी जानेंगे कि पूरा पाषाण काल या पूरा पाषाण का मतलब क्या है। ठीक है। तो फिलहाल हम ये जानेंगे कि पूरा पाषाण कालीन जो स्थल है, पूरा स्थल है, वो कहाँ कहाँ मिले हैं, है ना। आपके एग्जाम में जो सीटेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, वहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि भीमबेटका जो है वो क्या है, नव पाषाणिक स्थल है, पूरा पाषाणिक स्थल है या मध्य पाषाणिक स्थल है।
तो पूरा पाषाणिक स्थल में कौन आ गया? भीमबेटका, जो कि नर्मदा नदी के घाटी में है और ये मध्य प्रदेश में है ना। आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भीमबेटका कहाँ है? नर्मदा नदी के किनारे, है ना। और कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। दूसरा है होशंगी, है ना। होशंगी जो है ये भी एक क्या है? ये पूरा पाषाणिक स्थल है, पूरा पाषाण काल की स्थल है। और ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। तीसरा है हमारा कुरनूल की गुफाएं, है ना। कुरनूल की गुफाएं भी क्या है? पूरा पाषाणिक स्थल है और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, है ना। अब सबसे पहले कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य क्या करता था? आखेटक और खाद्य संग्रह का काम करता था, यानी आखेट का काम करता था, शिकार करने का काम करता था और खाद्य को संग्रह करने का काम करता था, यानी जमा करने का काम करता था, भोजन को इकट्ठा करने का काम करता था। तो पूरा पाषाण काल में जो मानव है वो मेनली भोजन संग्राहक या आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में ही था। तो पूरा पाषाण कालीन जो अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका से, जो कि मध्य प्रदेश में है, होशंगी से, जो कि कर्नाटक में है, और कुरनूल गुफा से, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, यानी कि ये पूछा जा सकता है कि किन स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक मानव रहते थे? भीमबेटका, होशंगी और कुरनूल गुफा में। नवपाषाणिक पुरास्थल में कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो एक तो हमारा बोर्जहोम है ना, जो कि श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में है। दूसरा है मेहरगढ़, जो कि बोलन नदी के किनारे है ना, बोलन नदी, जो कि बलूचिस्तान में है, यानी कि वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ेगा। और कहाँ पर है? कोल्डिहवा में, जो कि बेलन नदी के किनारे है ना। वहाँ पर बोलन नदी था, यहाँ पर बेलन नदी के किनारे है, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश में है। और कौन सा क्षेत्र है जहाँ नवपाषाणिक पुरास्थल है? महागढ़ा, है ना। और महागढ़ा कहाँ है? बेलन घाटी यानी कि बेलन नदी के किनारे, प्रयागराज जिला, उत्तर प्रदेश में ये भी क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है कहाँ पर? नवपाषाणिक काल, चिरांद में। और चिरांद कहाँ पर है? बिहार में, सारण जिला में। पूछा जा सकता है कि चिरांद कहाँ पर स्थित है ना। इनमें से कौन सा नवपाषाणिक पुरास्थल जो है वो बिहार में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको पता होना चाहिए कि चिरांद कहाँ पर है? तो सारण जिला, है ना, बिहार में है, गंगा घाटी के किनारे। हलूर कहाँ है? हलूर है तुंगभद्रा नदी के किनारे, कर्नाटक में। पय्यमपल्ली कहाँ है? यानी कि नवपाषाणिक जो पुरास्थल है पय्यमपल्ली, वो है तमिलनाडु के अंदर, है ना। पय्यमपल्ली है तमिलनाडु के अंदर। दाऊजली हेडिंग, जो कि 2024 के 2024 के जनवरी में, है ना, जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें ये पूछा जा चुका है ना दाऊजली हेडिंग के बारे में। तो ये कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, असम में, है ना। ये कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, असम में है। महापाषाणिक पुरास्थल कहाँ पर है? थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। तो महापाषाणिक पुरास्थल हमारे हैं, एक तो ब्रह्मगिरी है, जो कि पश्चिमी घाट में है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्रों में फैला हुआ है ना। ब्रह्मगिरी कहाँ है? तो पश्चिमी घाट पर्वत पे, है ना, इसके आसपास के क्षेत्रों पे, और ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में फैला हुआ है। ठीक है, आदि चन्नलूर जो है ना, वो भी एक महापाषाणिक पुरास्थल है और ये कहाँ पर है? ये हमारा तमिलनाडु में है ना। आदि चन्नलूर जो है वो तमिलनाडु में है और ये भी हमारा महापाषाणिक पुरास्थल है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है हमारा कि आरंभिक गांव जो है वो कहाँ पर बसे थे? तो ये बसा था इनाम गांव में, जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य में। और किस नदी के किनारे है? घोड़ नदी, है ना। और घोड़ नदी कौन सी मतलब जो नदी है वो क्या है? तो भीमा नदी की सहायक नदी है ना। भीमा की सहायक नदी का नाम है घोड़ नदी और इसी नदी के किनारे पहला आरंभिक गांव जो है बसा था उपमहाद्वीप के अंदर, जिसका नाम था इनाम गांव, है ना, जो कि अभी वर्तमान में इनाम गांव के नाम से जाना जाता है। अब है नेक्स्ट पुरास्थल किसको कहते हैं, है ना। वैसा स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारत के अवशेष मिलते हैं उसे हम पुरास्थल कहते हैं। अब किसके औजार, बर्तन और इमारत के अवशेष मिलते हैं? तो आदि मानव के औजार, बर्तन या इमारत के अवशेष जहां पर मिलते हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं? पुरास्थल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा राख के अवशेष कहां से मिले हैं?
कुरनूल गुफा से, है ना। कहाँ से मिला है राख के अवशेष? कुरनूल गुफा से, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में राख के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ से मिला है? कुरनूल गुफा से। इसमें 4 ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे भीमबेटका गुफा, कुरनूल गुफा, है ना, ऐसा करके ऑप्शन दे सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कुरनूल गुफा, है ना, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कि आग का उपयोग किस लिए होता था, है ना। मनुष्य जो है आग का उपयोग किस लिए करता था? पहला चीज होता था कि आग का प्रयोग करने का सबसे बड़ा कारण था प्रकाश के लिए, है ना। उस टाइम में आदि मानव को रोशनी के लिए आग का प्रयोग करना होता था, है ना। दूसरा कारण क्या था? मांस को भूनने के लिए, है ना। तब तक मनुष्य जो है मांस को भूनकर खाना सीख गया था, तो मांस को भूनने के लिए भी उसे क्या करना पड़ता था? आग की आवश्यकता पड़ती थी। अच्छा, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी वो क्या करता था? आग का प्रयोग करता था, क्योंकि जितने भी जानवर हैं वो आग से बहुत ज़्यादा डरते थे, है ना। तो इन जानवरों को भगाने के लिए भी वो आग का प्रयोग करता था। नेक्स्ट है आरंभिक काल में जो पूरा पाषाण काल है ना। आरंभिक काल जो है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। आरंभिक काल को किस नाम से जानेंगे हम लोग? पूरा पाषाण काल, है ना। अब पूरा का मतलब क्या है? पूरा मतलब हो गया प्राचीन, है ना, बहुत पहले का, यानी कि पूरा का मतलब प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर। तो ये वो प्राचीन काल है जिस टाइम में मनुष्य पत्थरों का इस्तेमाल करता था, चाहे वो हथियारों के रूप में करता हो या फिर किसी भी तरह की चीज़ों के लिए। जो ज़्यादातर मनुष्य का जो जीवन है वो पत्थरों के ऊपर ही निर्भर था, है ना। तो इसलिए पूरा पाषाण काल का मतलब हो गया प्राचीन पत्थर का जो काल था, यानी कि मनुष्य जिस वक्त पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा था उस काल को हम लोग क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल, है ना। अब पूरा पाषाण काल जो है मेनली 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक का काल था। पूछा जा सकता है कि पूरा पाषाण काल कितना से कितना के बीच में था, यानी कितने समय के बीच में था? तो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल तक के पहले के काल को हम क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल को भी हम अध्ययन की सुविधा के लिए, यानी अध्ययन को आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। एक तो हमारा आरंभिक पूरा पाषाण काल है ना, आरंभिक पूरा पाषाण काल है, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल है और तीसरा है उत्तर पूरा पाषाण काल, है ना। तीसरा क्या है? उत्तर पूरा पाषाण काल, यानी कि आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उत्तर पूरा पाषाण काल। अब नेक्स्ट है कि मानव इतिहास की जो 99% जो कहानी है वो पूरा पाषाण काल में ही घट गई है ना। यानी मनुष्य का जो 99% जो विकास है वो कब हुआ था? पूरा पाषाण काल के दौरान ही हो गया। उसने अपना ज़्यादातर समय जो है वो पूरा पाषाण काल के दौरान ही गुजारा है ना। उसका ज़्यादातर विकास इस बीच में हुआ। अब नेक्स्ट है हमारा कि पर्यावरणीय बदलाव जो हुए वो किस टाइम में हुए? मध्य पाषाण युग में हुए, है ना। पर्यावरणीय बदलाव कब हुए? मध्य पाषाण युग में हुए, है ना। ठीक है, और मध्य पाषाण युग को हम मीसोलिथ के नाम से भी जानते हैं। मध्य पाषाण युग को हम किस नाम से जानते हैं? मीसोलिथ के नाम से जानते हैं। और मध्य पाषाण युग का समय निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं? पूरा पाषाण का मैं पहले ही बता चुका हूँ, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले, और 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के काल को हम क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल, है ना। ठीक है, लगभग 2000 साल तक ये रहा है ना। जबकि पूरा पाषाण काल जो है वो काफ़ी लंबा समय तक रहा, 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल तक पहले, है ना। नेक्स्ट है हमारा मध्य पाषाण युग के पाषाण जो है वो पाषाण औजार जो है आमतौर पर बहुत ही छोटे होते थे। जो मध्य पाषाण काल का समय था उस बीच में जो मनुष्य के औजार थे, है ना, जो पत्थरों के औजार होते थे वो बहुत ही छोटे होते थे। इसलिए इन छोटे औजार को हम किस नाम से जानते हैं? लघु पाषाण या माइक्रोलिथ्स के नाम से जानते हैं। लघु पाषाण या माइक्रोलिथ्स के नाम से जानते हैं। अब माइक्रोलिथ्स में क्या होते थे? यानी कि छोटे छोटे औजार हैं तो इनको हाथ में पकड़कर चलाना पॉसिबल नहीं था, तो इनमें क्या करते थे वो जनरली लकड़ियों के
या हड्डियों के मुट्ठे लगा देते थे, यानी कि जैसे हम कुल्हाड़ी में देखते हैं ना, एक लकड़ी का मुट्ठा लगा होता है जिसको पकड़कर कुल्हाड़ी को चलाया जाता है। तो इस तरह की लकड़ियां या हड्डियां लगाकर वो इन हथियारों का प्रयोग करते थे। जैसे कि इसमें से हम ले सकते हैं हंसियां, जो मुट्ठे लगे हंसिया होते थे वो हो गए, या फिर आरी होते थे जो कि जनरली वो लकड़ियों को चीरने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते होंगे। साथ में आपको ये भी पता होगा कि मनुष्य के द्वारा जो पहला हथियार या औजार बनाया गया था, है ना, वो क्या था? कुल्हाड़ी, है ना। पहला औजार या हथियार क्या था? कुल्हाड़ी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अब है नवपाषाण काल की शुरुआत कब हुई, है ना। तो हम जानते हैं कि जो मध्य पाषाण काल है वो 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक रहा था। तो नवपाषाण काल की शुरुआत हो गई 10,000 साल पहले, है ना। नेक्स्ट है हमारा कि 12,000 साल पहले यानी कि मध्य पाषाण काल में दुनिया की जो जलवायु है उसमें बड़े बड़े परिवर्तन होने शुरू हुए। पहले जो हिम युग का समय था वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया और जो तापमान है पृथ्वी पर वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, यानी कि ठंडे मौसम से धीरे धीरे गर्मी की तरफ हमारी पृथ्वी जो है बढ़ने लगी, जिससे जीवों की उत्पत्ति या जो जीवों की वृद्धि है वो आसान हो गई, है ना। इस बीच में क्या हुआ? घास वाले मैदानों की संख्या बढ़ी, यानी घास वाले मैदान जो है वो धीरे धीरे बनने लगे। पहले पृथ्वी जो है वो बर्फ से ढकी थी, धीरे धीरे बर्फ जो है गर्मी बढ़ने से पिघलते चले गए और घास वाले मैदान जो है बढ़ते चले गए। घास के मैदान बढ़ने से जो शाकाहारी जीव हैं उनकी संख्या को बढ़ने का मौका मिला, यानी शाकाहारी जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी। लोगों ने इस समय तक इन जानवरों के खाने पीने की आदतों एवं प्रजनन आदि के समय की जानकारी हासिल करना शुरू कर दिया। लोगों ने क्या किया? इस टाइम तक यानी इस समय तक उन्होंने क्या किया? मध्य पाषाण के आते आते, है ना, जब घास वाले मैदान बढ़े तो धीरे धीरे वो इन जानवरों के खाने पीने की आदतों के बारे में जानने लगा कि ये क्या करते हैं, किन चीज़ों को खाते हैं, या फिर इनके प्रजनन का समय क्या होता है ना, किस टाइम में ये अपने जनसंख्या को बढ़ाते हैं। इस तरह की चीज़ों को उन्होंने जानना शुरू किया, है ना, अपने एक तरह से पशुओं को पालने के लिए या दूसरी चीज़ों के कारण। अगला है मछली जो है ना, वो इस समय भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, यानी मनुष्य ने इस समय तक मछलियों को खाना शुरू कर दिया। अब मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया, थोड़ा सा हम ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते के जंगली पूर्वज को पालतू बनाया, यानी हम कह सकते हैं कि वो भेड़िया से मिलता जुलता कोई जानवर है, क्योंकि कुत्ते का जो जंगली पूर्वज होता है वो भेड़िया होता है। तो भेड़िया से मिलता जुलता, है ना, कोई जीव रहा होगा जिसको पहले मनुष्य ने पालतू बनाया, यानी कुत्ते को ही, यानी कि हमारा अगर क्वेश्चन ये आ सकता है कि सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को पालतू बनाया, तो वो उसने कुत्ते को पालतू बनाया, है ना। और कुत्ता जो है वो क्या है? एक तरह से जंगली का भेड़िए का, है ना, वंशज है। तो मेनली कुत्ते का जो जंगली पूर्वज था, यानी कि भेड़िया टाइप का कोई प्रजाति रहा होगा जिसको उसने पहली बार पालतू बनाया। बाद में उसने भेड़ को, बकरी को, गाय को और सुअर को भी पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया, है ना, पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट है लोगों के द्वारा पौधे उगाने की प्रक्रिया और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहते हैं, है ना। पौधे उगाने की प्रक्रिया को और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को हम घरेलूकरण की प्रक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब पौधे पहले उगाए गए होंगे तो पहले तो सारे पौधे जंगलों में उगने वाले या स्वतः उगने वाले पौधे रहे होंगे, या जानवर जो है वो भी स्वतः वृद्धि करने वाले या उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। पर जब मनुष्य ने इनको क्या किया, धीरे धीरे पालना स्टार्ट किया या पौधों को उगाना स्टार्ट किया, तो इनको घरेलूकरण की प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि डोमेस्टिकेशन करना, उसने डोमेस्टिक बनाना इनको शुरू कर दिया। कृषि एवं पालतूकरण की प्रक्रिया जो है लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई, यानी कि लगभग मध्य पाषाण काल में, है ना, कृषि की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी थी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ है, यानी सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी फसल उगाई? गेहूं और जौ उगाई थी। अब अनाजों के उपयोग क्या थे, है ना, यानी मनुष्य किन किन रूपों में अनाजों का उपयोग करता था? सबसे पहले बीज के रूप में, है ना, यानी वो क्या करता था? बीजों का उपयोग फिर से फसल लगाने के लिए करता था। तो पहला तो बीज के रूप में या फिर खाद्य संग्रह के रूप में बीजों को इकट्ठा करता था। दूसरा जो है अनाज का और क्या प्रयोग था, है ना,
जैसा कि खाद्य के रूप में यानी कि भोजन के रूप में भी इसका प्रयोग होता था, वो सीधे इसको खाते थे, है ना, या उपहार के रूप में, है ना, यानी बीजों को वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते थे ना, गिफ्ट के रूप में देते थे और लेते भी थे। और बीजों का क्या काम था, भंडारण के लिए, है ना, उसको बचाकर भी वो रखते थे, है ना, बीजों को वो बचाकर भी रखते थे, स्टोर करके रखते थे। अच्छा, पशुपालन को हम भोजन के भंडारण का एक तरीका कह सकते हैं, है ना, पशुपालन को भोजन के भंडारण का एक तरीका कह सकते हैं। यानी पशुपालन का मतलब ये हुआ कि हम भोजन को एक तरह से स्टोर करके रख रहे हैं, है ना, क्योंकि जब हम पशुपालन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि पशु पालते हैं और उसे फिर फ्यूचर में हम मांस के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो पशुपालन का मतलब हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि भोजन को स्टोर करने का एक तरीका है ना। जैसे हम अगर बकरी पालन करते हैं तो बकरी के जो बच्चे हैं उनको हम क्या करेंगे, फ्यूचर में खाएंगे। तो भोजन के लिए हमको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, एक तरह से वो स्टोर है ना, एक तरह से जीवित कह सकते हैं कि एक जीव है जिसको हम भोजन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी भोजन का भंडारण कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा बुर्ज होम, है ना। बुर्ज होम क्या है, पहले इसको समझते हैं। बुर्ज होम का मतलब ही होता है ये गर्तावास या गड्ढा घर, है ना। बुर्ज होम का मतलब क्या है, गड्ढा घर। तो मेनली ये वर्तमान कश्मीर में है ना, जहां पर लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, है ना। कहां पर रहते थे, गड्ढे के नीचे घर बनाकर। जनरली वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिनको हम गर्तवास या गर्तावास के नाम से जानते हैं। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी, यानी लोग इसमें सीढ़ियों से उतरते थे, है ना, गर्तावास में यानी गड्ढा घर में, जिससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, क्योंकि ठंड के समय में काफ़ी ज़्यादा जो हवाएं चलती थी वो ज़मीन के नीचे हवाएं नहीं पहुंचती होगी और जिसकी वजह से उनको ठंडा लगता होगा, है ना। नेक्स्ट है भोजन पकाने के लिए घर के अंदर और बाहर दोनों ही जगह आग जलाने के साक्ष्य मिलते हैं। घर के अंदर वो तब भोजन बनाते होंगे जब ठंड होती होगी, यानी ठंड के समय में वो गुफा के अंदर घर के अंदर भोजन बनाते थे। लेकिन जब गर्मी होगी तो भोजन बनाना गुफा के अंदर पॉसिबल नहीं होगा उतनी ज़्यादा गर्मी में, तो वैसे केस में वो भोजन कहाँ पर बनाते थे, गुफा के बाहर, यानी कि घर के बाहर भोजन बनाते थे। हथियारों की धार को तेज करने के लिए वो उनके ऊपर पॉलिश करते थे, यानी पत्थरों पर वो उसको रगड़ते थे और उनकी धार को तेज करते थे, है ना, पॉलिश करते थे, उनको एक तरह से चमकाने का काम करते थे ना, रगड़ कर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि अनाज को पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता था। आज के टाइम में भी अनाज पीसने के लिए ओखली और मूसल का ही प्रयोग कई बार किया जाता है ना। तो उस टाइम में भी अनाज को पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता था। मेहरगढ़ के लोगों ने सबसे पहले क्या उगाया, सबसे पहले जौ और गेहूं को उगाया गया। और उन्होंने क्या पालना शुरू किया, ऐसे तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, पर मेहरगढ़ के लोगों ने भेड़ और बकरी को भी पालना शुरू कर दिया था, है ना। कुत्ते को तो पालतू बनाया ही गया, बट बाद में भेड़ और बकरी को भी पालना शुरू किया गया। मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घरों के साक्ष्य भी मिलते हैं, यानी कैसे घर हैं, चौकोर, है ना, चार कोनों वाले घर, या फिर आयताकार घरों के साक्ष्य मिलते हैं जिनमें 4 या उससे अधिक कमरे भी पाए गए हैं। इनमें से कुछ कमरे ऐसे होते थे जिनका प्रयोग भंडारण के लिए होता था, यानी कि स्टोर रूम या गोदाम के रूप में होता था, है ना। मेहरगढ़ में एक मृतक है जिसके साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था, है ना। एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है। और ये साक्ष्य वहां पर क्यों मिला, क्योंकि उस वक्त ये मान्यता थी कि शायद मरने के बाद एक जीवन होगा और वहां पर किसी व्यक्ति को शायद किन्हीं चीज़ों या उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी आवश्यकता होती होगी। तो ऐसे केस में वो किसी बकरी को भी वहां पर दफना देते थे कि शायद उनको अगले जन्म में ये काम आएगी, या फिर किसी बर्तन को भी दफनाते थे ताकि वो अगले जन्म में इसको काम आ जाए, है ना। अब है बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले स्टार्ट हो गया, यानी मनुष्य ने बसने का आरंभ, जो बसने की प्रवृत्ति का आरंभ हुआ मनुष्य के अंदर, वो लगभग 12,000 साल पहले स्टार्ट हो गया था, यानी कि लगभग मध्यकाल के आसपास बसने की प्रवृत्ति का आरंभ हो गया। नेक्स्ट है मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ, लगभग 8,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ, लगभग 8,000 साल पहले बस्तियां जो है वो मेहरगढ़ में बसने लगी। शैल चित्र क्या होते हैं, गुफा की दीवारों पर बने हुए चित्रों को हम क्या कहते हैं, शैल चित्र कहते हैं। शैल का मतलब पत्थर और चित्र मतलब चित्र, है ना, पिक्चर।
तो यहाँ पर शैल चित्र का मतलब है गुफा की दीवारों पर जो बने हुए चित्र है उन्हीं को शैल चित्र कहा जाता था, क्योंकि गुफा की दीवारें क्या होती थी, पत्थर की होती थी, तो इसलिए उनको शैल चित्र कहा जाता था, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।